हॉलीवुड में एक ऐसी डील होने वाली है जो एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स की। और पता है, इसमें एक ऐसा पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक वर्ल्ड लीडर इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों है कि लोग टीवी पे क्या देखते हैं। सोचिए, एक मीडिया कंपनी की डील में किसी नेता का इस तरह दखल देना, ये बहुत ही अजीब बात है और यही चीज इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देती है। तो हुआ ये है कि स्ट्रीमिंग की दुनिया का जो बादशाह है नेटफ्लिक्स, वो हॉलीवुड के सबसे पुराने और बड़े नामों में से एक वार्नर ब्रदर्स को खरीदने की कोशिश कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, एक ऑनलाइन कंपनी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े हिस्से को ही अपना बनाने जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, हम बात कर रहे हैं 83 अरब डॉलर की। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी चल सकती है। सही मायनों में ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक होने वाली है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, एक ऐसे शख्स ने इस पर अपनी राय दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने साफ साफ कहा, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इस डील में दखल दूंगा। ये थोड़ा अजीब है ना? एक अमेरिकन कंपनी दूसरे अमेरिकन कंपनी को खरीद रही है, तो एक पूर्व राष्ट्रपति इसमें दखल क्यों देना चाहेंगे? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के सेंटर में है। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले वार्नर ब्रदर्स को समझना होगा। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये हमारी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसकी कीमत अरबों में है। वार्नर ब्रदर्स की शुरुआत हुई थी 1923 में। 4 भाइयों ने मिलकर इसे शुरू किया था और सिर्फ 4 साल बाद उन्होंने द जैज सिंगर रिलीज की, जिसने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि ये पहली फिल्म थी जिसमें आवाज थी। और आज वार्नर ब्रदर्स फिल्म, टीवी शो और वीडियो गेम्स का एक ग्लोबल एम्पायर है। वार्नर ब्रदर्स की लाइब्रेरी को देखिए, इसकी कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है। बैटमैन, सुपरमैन, हैरी पॉटर, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये सारे के सारे आइकॉनिक किरदार वार्नर ब्रदर्स के हैं। तो ये सौदा सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बल्कि हमारी पसंदीदा कहानियों और दुनियाओं का भी है। तो अब बात करते हैं खरीदार की, नेटफ्लिक्स। पता है इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी? एक छोटी सी झुंझुलाहट से। ये इनोवेशन की एक क्लासिक कहानी है। ये सब शुरू हुआ नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स के एक बुरे एक्सपीरियंस से। हुआ ये कि उन्हें एक डीवीडी देर से लौटाने पर $40 का फाइन भरना पड़ा। तब उन्होंने सोचा, अरे यार, इसका कोई तो बेहतर तरीका होना चाहिए। और बस इसी एक सोच से नेटफ्लिक्स का जन्म हुआ। वो जमाना याद है जब फिल्में देखने के लिए वीडियो स्टोर जाना पड़ता था और गलती से डीवीडी लेट हो गई तो फाइन अलग से लगता था। नेटफ्लिक्स ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। अब बस 1 महीने की फीस दो और घर बैठे जितनी चाहो उतनी फिल्में देखो, वो भी बिना किसी लेट फीस के झंझट के। नेटफ्लिक्स का सफर 4 बड़े स्टेप्स में हुआ। पहले तो उन्होंने मेल से डीवीडी भेजना शुरू किया। फिर 2007 में उन्होंने स्ट्रीमिंग शुरू की, जो कि एक गेम चेंजर साबित हुई। 2013 में उन्होंने हाउस ऑफ कार्ड्स के साथ अपना खुद का कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और 2016 में वो एक साथ 130 से ज्यादा देशों में लॉन्च होकर एक ग्लोबल ताकत बन गए। तो अब नेटफ्लिक्स का अगला कदम क्या है? इतनी बड़ी डील के पीछे उनका असली मकसद क्या हो सकता है? क्या वो सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या फिर पूरे मार्केट पर कब्जा करना चाहते हैं? देखिए, नेटफ्लिक्स के लिए ये सौदा 3 वजहों से बहुत जरूरी है। पहला, उन्हें वार्नर ब्रदर्स की जबरदस्त कंटेंट लाइब्रेरी मिल जाएगी। दूसरा, इससे उनके कस्टमर्स उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। और तीसरा, वो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक को रास्ते से ही हटा देंगे। सच तो ये है कि नेटफ्लिक्स पहले से ही मार्केट पर हावी है। अगर हम ग्लोबल ओटीटी स्ट्रीमिंग मार्केट को देखें तो अकेले नेटफ्लिक्स के पास लगभग आधा मार्केट शेयर है, 45.8%। ये आंकड़ा दिखाता है कि वो पहले से ही कितने पावरफुल हैं। और बस यहीं से असली चिंता शुरू होती है। डर इस बात का है कि ये सौदा एक मोनोपोली को जन्म दे सकता है, जिसके न सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि कल्चरल तौर पर भी बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। मोनोपोली का सीधा सा मतलब है कि एक ही कंपनी पूरे बाजार को कंट्रोल करती है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके शहर में किराने की सिर्फ एक ही दुकान हो, तो वो जो चाहे वो कीमत वसूल सकते हैं और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका की नहीं है, हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसे उदाहरण हैं।
एविएशन मार्केट में इंडिगो का 60% से ज्यादा पर कंट्रोल है और टेलीकॉम मार्केट में जियो और एयरटेल का दबदबा है। नेटफ्लिक्स भी ग्लोबल स्ट्रीमिंग मार्केट में कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, इस सब का हम पर यानी देखने वालों पर क्या असर पड़ेगा? अगर नेटफ्लिक्स और भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल हो गया तो हमारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस का क्या होगा? इसके कुछ गंभीर नुकसान हो सकते हैं। हो सकता है नेटफ्लिक्स अपनी कीमतें बढ़ा दे, हमारे पास देखने के लिए फिल्में और शो कम हो सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, एक ही कंपनी ये तय करने लगेगी कि हमें कौन सी कहानियां देखने को मिलेंगी और कौन सी नहीं। और बिल्कुल यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे राजनेता इस डील को लेकर इतने परेशान हैं। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि इससे मार्केट को नुकसान ना पहुंचे और हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस कम ना हो। तो आखिर में सवाल ये उठता है, इनोवेशन और डोमिनेशन के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ है? एक कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है इससे पहले कि वो हम सबके लिए एक खतरा बन जाए? इस सवाल का जवाब ही एंटरटेनमेंट का भविष्य तय करेगा।